हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहन सिंह चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभ्यास बैच हमारा चल रहा है। मात्र 151 रुपए में आपको ये दिया जा रहा है, जिसमें ज्योग्राफी, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का कल्चर आप लोगों को यहाँ पर सभी गुरुजन बहुत अच्छी एक्सपर्ट फैकल्टी करवा रही है। ज्योग्राफी का ये दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर मैंने करवा दिया है। पहले चैप्टर में आप लोगों के लिए मैंने 6 से 7 क्लास करवाई हैं। अब ये देखो, भौतिक प्रदेश आज का अपना जो टॉपिक रहेगा, भौतिक प्रदेश रहेगा। और भौतिक प्रदेश में भी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, भौतिक प्रदेश, और भौतिक प्रदेश में भी हम जो डिस्कस करने वाले हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं आज मरुस्थलीय प्रदेश को। ठीक है जी। भौतिक प्रदेश अपने यहां पर हम लोग पढ़ेंगे, उसमें भी हम पढ़ेंगे मरुस्थलीय प्रदेश, भौतिक प्रदेश, फिजिकल डिवीजन। क्वेश्चनों का लेवल आप देख सकते हो। क्वेश्चनों का लेवल पूरा आरपीएससी, आरएसएम, एसएसबी बोर्ड का जो पैटर्न है, वही पैटर्न फॉलो किया गया है। आप लोग देख सकते हैं, कथन कारण के प्रश्न हैं, जैसे आपके मिलान वाले प्रश्न हैं। एक भी प्रश्न आपको वन लाइनर प्रश्न दिखेगा ही नहीं। वन लाइनर प्रश्न एक भी नहीं है दोस्तों, वन लाइनर प्रश्न तो है ही नहीं। ठीक है ना। और देखो, हम लोगों ने तो इस अभ्यास बैच में ये कसम ली है कि भाई इसमें, ठीक है ना, वन लाइनर प्रश्न ही नहीं करवाना है। मैं तो वन लाइनर प्रश्न ही नहीं करवाऊंगा, वही प्रश्न करवाऊंगा जो टू द पॉइंट जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं या एग्जाम में आते हैं। चाहे आरएसएम एसएसबी बोर्ड का पेपर हो, चाहे आरपीएससी का पेपर हो, चाहे विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करे या सेकंड ग्रेड की, या फिर आप आरएस की या एसआई की या फिर सीईटी की, यानी सभी में बहुत अच्छे से ये विद्यार्थी को काम आए। टू द पॉइंट अपने प्रश्न पर चलते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है, आप देख सकते हो, केवल पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को डिस्कस करेंगे इस वाले जो है क्लास के अंतर्गत। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की 2 क्लासें आने वाली हैं। एक क्लास तो मैं आप लोगों को ये यूट्यूब पर डालने वाला हूं, और दूसरी जो क्लास आपकी है, वो क्लास आपकी एप्लीकेशन में मिलेगी। अगर आप भी इस तरीके के प्रश्नों का अभ्यास करना चाहते हैं तो आ जाइए हमारे एप्लीकेशन पर। दिव्य दृष्टि क्लासेज का एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कर लें और 151 रुपए में केवल अभ्यास बैच ही ज्वाइन कर लें, जिसमें 6000 से भी अधिक प्रश्नों का संकलन किया गया है। पहला प्रश्न है आपके लिए, और यहां पर बहुत गजब का प्रश्न है। कथन ए, राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय भाग टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दूसरा कारण, यहां की चट्टानों में जुरासिक काल के समुद्री जीवाश्म और खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। समुद्री जल के जीवाश्म जुरासिक काल के और खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। तो सर, सबसे पहले तो मैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में आप लोगों को बता देता हूं कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है वो किस तरीके से फैला हुआ है, राजस्थान में क्या स्थिति है। तो देखो दोस्तों, यहां पर आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, ये राजस्थान का आप लोगों का मैप, और राजस्थान के मैप में आप लोग जब देखेंगे तो यहां पर अरावली पर्वतमाला है। इस जगह पर यहां पर अगर अपन हम लोग देखेंगे तो यहां पर अरावली पर्वतमाला है दोस्तों। यहां पर अरावली पर्वतमाला है, जिसका विस्तार कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। इस प्रकार से इसका विस्तार है, ये देखो ऐसे। यानी ये हो गई अरावली पर्वतमाला, ये हो गई दोस्तों अरावली पर्वतमाला। ठीक है जी, अरावली पर्वतमाला हो गई। ठीक है सर, अरावली पर्वतमाला। यहां पर अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो यहां पर देखो, ये हो गया दोस्तों हाडोती का पठार, या जिसको अपन कहते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अभी यहां से एक प्रश्न आया है और लैब असिस्टेंट में प्रश्न ये पूछा था कि हाडोती के पठार को हम क्या कहते हैं। तो हाडोती का जो पठार है उसको दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हम लोग कह सकते हैं, याद रखना। यहां पर अगर देखेंगे तो ये है दोस्तों पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। ठीक है जी, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। और ये इधर की तरफ रहेगा दोस्तों पूर्वी मैदान, ये पूर्वी मैदान रहेगा। ठीक है जी, पूर्वी मैदान रहेगा। क्या ये बात आपको समझ में आई सर? सर, व्याख्या वाले जो है कि कैसे पता लगेगा कि व्याख्या करता है या नहीं करता है। देखो, व्याख्या वाले प्रश्नों में आप लोगों को लेकिन, किंतु, परंतु है ना, ये लगा के देख लेना है। जैसे कोई व्याख्या में या क्योंकि लगा के देख लेना है। क्योंकि या लेकिन लगा के देखोगे ना कथन और कारण में, देखो यहां पर या तो क्योंकि अगर फिट बैठ रहा है तो क्योंकि लगा के देख लो,
क्योंकि नहीं बैठ रहा है तो लेकिन लगा के देख लो, लेकिन नहीं बैठ रहा है तो ध्यान रखना आप और लगा के देख लो। और का मतलब है उस स्टेटमेंट को ये दूसरा वाला स्टेटमेंट पूरा करेगा। तो ऐसी चीज जब आप लगाओगे ना, खास तौर पर पॉजिटिव चीज, खास तौर पर जोड़ने वाली चीज, तो शायद हो सकता है आपको इसका उत्तर मिल जाए, हो सकता है आपका 50% काम आसान हो जाए। ठीक है जी। अंजना चौधरी, राम राम सर जी, नमस्कार। सुरेश, बहुत बहुत स्वागत। तो सर ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब यहाँ पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों ये टेथिस सागर का अवशेष है। टेथिस सागर का अवशेष है सर टेथिस सागर क्या है इसके बारे में बात करेंगे। अरावली पर्वतमाला है, ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। गोंडवाना लैंड का अवशेष है दोस्तों, ठीक है ना, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। पूर्वी मैदान जो है दोस्तों ये भी टेथिस सागर का अवशेष है, ये भी टेथिस सागर का अवशेष है। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। बोलो किसका? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ठीक है जी सर, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। यानी कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, जब पृथ्वी बनी थी, आरंभ में तरल अवस्था में थी, धीरे धीरे ठोस अवस्था में आई, तो दोस्तों पृथ्वी पर एक महाद्वीप जिसका नाम था पेंजिया और एक महाद्वीप जिसका नाम था पेंथालस। मिस्टर वैगनर का ये महाद्वीपीय सिद्धांत आप जब पढ़ोगे तो उसमें स्पष्ट दिया हुआ है, पेंजिया महाद्वीप और पेंथालस महासागर ये पृथ्वी पर थे दोस्तों। जो पेंथालस महासागर था ये बाद में टेथिस सागर में कन्वर्ट हुआ, और जो आपका पेंजिया महाद्वीप था ये दो भागों में टूटा था, और दो भागों में टूटा था। तो पहला भाग तो इसका था कौन सा? अंगारा लैंड। जो ऊपर का जो क्षेत्र है, ऊपर के जो भी महाद्वीप हैं, चाहे यूरोप हो, चाहे उत्तरी एशिया हो, चाहे उत्तरी अमेरिका हो, ऊपर के जो विश्व के भाग हैं, ऊपर के जो पृथ्वी के भाग हैं, वो सारे के सारे अंगारा लैंड के भाग हैं। ठीक है जी। और नीचे का जो भाग था दोस्तों उसका नाम था गोंडवाना लैंड, और इन दोनों के बीच में था टेथिस सागर। आज जो स्थलीय भाग है वो 7 महाद्वीपों में विभक्त है। 7 के 7 महाद्वीप आपको पता होने चाहिए। पहला एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका। इसके बाद में बात करते हैं तो कौन सा? अंटार्कटिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, और फिर कौन सा? यूरोप। वैसे ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। सर प्रश्न क्या पूछा है कि राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय भाग टेथिस सागर का अवशेष है। बिल्कुल सही कथन है, टेथिस सागर का अवशेष है। 2 प्रकार की झीलें यहाँ पर पाई जाती हैं दोस्तों, 2 प्रकार की झीलें पाई जाती हैं यहाँ पर। कितने प्रकार की झीलें? 2 प्रकार की झीलें पाई जाती हैं यहाँ पर। 2 प्रकार की झीलें, खास तौर पर खारे पानी की झीलें, और 2 प्रकार की झीलें हैं। एक तो है दोस्तों पिलाया। पिलाया इनकी प्रकृति तो होती है परमानेंट यानी स्थायी, और एक होती है दोस्तों रण झील। रण झील जो होती हैं दोस्तों ध्यान रखना वो कैसी होती हैं? वो होती हैं अस्थायी। बोलो कैसी होती हैं? अस्थायी झीलें होती हैं। वैसे झीलें कई प्रकार की हो सकती हैं, क्रेटर झील भी हो सकती है, कालडेरा झील भी हो सकती है ना, गोखुर झील भी हो सकती है ना। और अगर हम बात करें तो देखो उच्च झील भी हो सकती है, निम्न झील भी हो सकती है, खारे पानी की भी हो सकती है, मीठे पानी की भी हो सकती है। तो पिलाया झील की प्रकृति कैसी है? स्थायी। पिलाया जैसे सामरिक पिलाया झील है, प्रकृति इसकी स्थायी है। रण झील होती है अस्थायी झील, और सबसे ज्यादा रणों का जो बाहुल्य मिलता है, अस्थायी झीलों का जो बाहुल्य मिलता है, वो जैसलमेर में मिलता है दोस्तों। जैसलमेर में जब आप देखोगे तो वहां पर कनोड है, बरमसर है, भाकरी है, ठीक है ना, पोखरण है, ये इस प्रकार के रण पाए जाते हैं। वहीं आप जब चूरू में देखोगे ताल छापर और परिहारा रण आपको मिलेंगे। बाड़मेर में जैसे थोब रण मिलेगा, जोधपुर में जैसे बाप रण मिलेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो टेथिस सागर का अवशेष है, बिल्कुल है जी। यहाँ की चट्टानों में जुरेसिक काल, जो देखो आप लोग देखोगे आकलवुड फॉजिल्क पार्क, ऑकलवुड फॉजिल्क पार्क, ऑकलवुड फॉजिल्क पार्क, फॉजिल्क पार्क, ये फॉजिल्क का मतलब होता है जीवाश्म। ऑकलवुड फॉजिल्क पार्क जो है दोस्तों ध्यान रखना कि समुद्री जीवाश्म और खारे पानी की झीलें यहाँ पर पाई जाती हैं। बिल्कुल सही बात है, ये जुरासिक काल का ही एक पार्क है, मतलब जुरासिक काल का अवशेष यहाँ पर मिला है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसका मतलब तो ये है कि राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय भाग टेथिस सागर का अवशेष है।
जो कि अब यहां पर देखो जो कि लगा के देख लो, जो कि यहाँ की चट्टानों में, जो कि यहाँ पर यहाँ की चट्टानों में, या जो कि अगर कनेक्ट नहीं हो रहा सही ठीक से तो और लगा के देख लो, और लगाओगे और अगर कनेक्ट हो रहा है तो ध्यान रखना इसका मतलब व्याख्या सही है। तो राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय भाग टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है और यहाँ के चट्टानों में जुरासिक काल के समुद्री जीवाश्म और खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। तो देखो खारे पानी की झील आ गई ना, तो इसका मतलब टेथिस सागर से कनेक्शन हो गया इनका, याद रखना। तो इसका मतलब इसमें ए और आर दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे और इसका आंसर बन जाएगा बी आंसर। बोलो क्या आंसर बन जाएगा इसका? बी आंसर बन जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न में आप लोगों को कोई दिक्कत होगी, ठीक है ना। सामर, डीडवाना, पंचभद्रा जैसी झीलें यहाँ पर पाई जाती हैं। तो मेरे ख्याल से इस प्रश्न का उत्तर आप लोग आसानी से दे दोगे। सॉरी सर लेट हो गए। गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग, कहीं दिक्कत नहीं है? हाँ भाई, ओकलवुड फॉजिल्क पार्क कहां पर स्थित है? देखो ओकलवुड फॉजिल्क पार्क जो रहेगा दोस्तों जैसलमेर के अंतर्गत रहेगा। और अगर इसकी लोकेशन ये पूछे कि भाई कौन से उद्यान में या कौन से अभ्यारण्य में, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान में। सर इसका नाम भले राष्ट्रीय है लेकिन ये कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये एक अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है और 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका, जिसमें से 1900 वर्ग किलोमीटर तो अकेले जैसलमेर में है। बिल्कुल, तो आंसर इसका 2 हो गया। सभी ने आंसर राइट दे दिया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, थार का मरुस्थल विश्व का सबसे धनी मरुस्थल है। मतलब अन्य मरुस्थलों से तुलना करें अपन, ठीक है ना। तो यहां पर देखो एक मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। अगर ऐसा आपसे कहे कि भैया विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो आप बोलेंगे सहारा। सर सहारा कहां पर स्थित है? तो आप बोलेंगे अफ्रीका में, अफ्रीका में स्थित है सहारा मरुस्थल, ठीक है। अगर आपसे पूछता है, अगर आपसे पूछता है जी, अगर आपसे पूछता है कि बताओ भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, वैसे एशिया का भी सबसे बड़ा मरुस्थल का क्वेश्चन आ चुका है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। और एशिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो रहेगा दोस्तों वो कौन सा रहेगा? गोबी का मरुस्थल रहेगा। बोलो कौन सा? गोबी का मरुस्थल रहेगा दोस्तों, गोबी का मरुस्थल रहेगा। जी सर ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, और भारत का सबसे बड़ा जो मरुस्थल रहेगा वो मरुस्थल कौन सा रहेगा सर? वो मरुस्थल रहेगा थार का मरुस्थल। बोलो कौन सा रहेगा? थार का मरुस्थल, जिसे वर्षा की मात्रा के आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं हम, शुष्क और अर्ध शुष्क। ये भी बात आगे हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल है, ठीक है ना। थार का मरुस्थल जो है दोस्तों, ये थार का मरुस्थल जो है वो विश्व का सबसे धनी मरुस्थल है। सर धनी कैसे? यहां पर देखो, है ना, अगर देखें तो और मरुस्थलों की तुलना में दुनिया के जितने भी मरुस्थल हैं, समस्त मरुस्थलों की तुलना में सबसे ज्यादा जैव विविधता अगर किसी में पाई जाती है तो इसी मरुस्थल में पाई जाती है ना। सबसे ज्यादा अगर खनिज वगैरह जो पाए जाते हैं तो इसी मरुस्थल में पाए जाते हैं। अन्य मरुस्थलों की तुलना में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अगर पशु हैं तो इसी मरुस्थल में है, अन्य मरुस्थलों की तुलना में। कारण यहां विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में सर्वाधिक जनघनत्व और जैव विविधता पाई जाती है, इसलिए धनी मरुस्थल है। तो क्या ये सही बात है? अगर व्याख्या कर रहा है तो क्या सही कर रहा है? व्याख्या नहीं कर रहा है तो क्या क्यों नहीं कर रहा है? तो देखो दोस्तों इसमें क्या लगा के देख लेते हैं, क्योंकि लगा के देख लेते हैं या और लगा के देख लेते हैं। तो क्योंकि लगाएंगे, देखो सुनो, थार का मरुस्थल विश्व का सबसे धनी मरुस्थल है क्योंकि यहां विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में सर्वाधिक जनघनत्व और जैव विविधता पाई जाती है। इसका मतलब तो सर व्याख्या बिल्कुल सही कह रहा है, व्याख्या बिल्कुल सही कर रहा है। पीवड़ा सर्प यहाँ पाया जाता है, खिजड़ी वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं, रोइडा जो है पुष्प यहाँ पर पाया जाता है दोस्तों, घोड़ाबड़ पक्षी यहाँ पर पाया जाता है। डॉक्टर ईश्वर प्रकाश नाम का व्यक्ति है, डॉक्टर ईश्वर प्रकाश तो इस प्रदेश को
डॉक्टर ईश्वर प्रकाश तो थार के मरुस्थल को रूक्ष प्रदेश तक कहता है। भैया रूक्ष प्रदेश कहता है, रूक्ष प्रदेश कहता है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। यानी व्याख्या भी सही है और देखो प्रश्न भी सही है, तो आंसर इसमें बन जाएगा ए आंसर। मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न में आपको कोई दिक्कत होगी। बिल्कुल देखो हरिराम रक्षावत जी का आंसर भी आ गया है एक आंसर। देखो अगर ऐसे ही प्रश्न आप हल करना चाहते हो, ऐसे ही प्रश्नों की सीरीज के साथ जुड़ना चाहते हो, ज्योग्राफी हो, कल्चर हो, हिस्ट्री हो, है ना। कल्चर को दुर्गेश सर यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, हिस्ट्री को अभिषेक सर यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ज्योग्राफी को मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। अगर ऐसे ही प्रश्न आप करना चाहते हो, ऐसे ही प्रश्नों के साथ जुड़ना चाहते हो, ऐसी एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज आप करना चाहते हो, तो हमारे साथ में जुड़ जाइए। अभ्यास बैच केवल और केवल आपको 151 रुपए में दिया जा रहा है। हो सकता है यहां से आगे इसकी प्राइस बढ़े, ठीक है ना। तो आज ही आप दिव्य दृष्टि क्लासेज का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लें और ये बैच जो है आप यहां से ले सकते हैं। सर ये आंसर हो गया। इसका अगले प्रश्न पर चलते हैं। पश्चिमी राजस्थान में बरखान बालू का स्तूप विनाशकारी माने जाते हैं। चलो इसकी बात हम लोग करेंगे, पर पहले हम बालू का स्तूप देख लेते हैं। सर बालू का स्तूप, सर बालू का स्तूप का मतलब क्या होता है, पहले तो आप हमको ये समझाओ। बालू का स्तूप का मतलब है पवन द्वारा रेत पर, पवन द्वारा रेत पर बनने वाली आकृतियां, रेत पर बनने वाली आकृतियां, ठीक है साहब। किस पर? रेत पर बनने वाली आकृतियां, बनने वाली आकृतियां क्या कहलाएंगी दोस्तों? ये कहलाएंगी क्या? रेत पर बनने वाली आकृतियां कहलाएंगी बालू का स्तूप। सर बालू का स्तूप कौन कौन से होते हैं? तो आपको 4-5 मैं बता रहा हूं। बालू का स्तूप 4-5 आपको ध्यान में रखनी है। सर 4-5 कौन कौन सी हैं बताओ? सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, नंबर 1 बरखान। बरखान आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है जी। सर बरखान के बारे में थोड़ा सा बताओ। तो देखो ये कैसी हैं? अस्थाई बालू का स्तूप, अस्थाई बालू का स्तूप, ठीक है जी। कैसा होता है ये अस्थाई बालू का स्तूप? जो गतिशील होता रहता है, जो गतिशील होता है, ठीक है ना, जो गतिशील होता रहता है। गतिशील होता रहता है का मतलब क्या है सर? इसका मतलब कभी कहीं बनेगा, कभी कहीं बनेगा। अस्थाई बालू का स्तूप जो गतिशील होता रहता है तथा इसकी आकृति कैसी होती है? तथा इसकी आकृति अर्धचंद्राकार होती है, तथा इसकी आकृति अर्धचंद्राकार होती है दोस्तों। कैसी होती है? अर्धचंद्राकार होती है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई है? सर बिल्कुल आई है ना। सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर में पाए जाते हैं, बिल्कुल जोधपुर में पाए जाते हैं, और सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में पाए जाते हैं, बिल्कुल सर। अब देखो दोस्तों सुनना ध्यान से, यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे तो जैसे इधर से हवा चल रही है, इधर से हवा चल रही है, ठीक है, और ये रेत है। तो देखो हवा जब चलेगी तो रेत उड़ेगी, और रेत के सामने मतलब हवा के सामने अगर ये कोई छोटा पौधा या पेड़ है तो इस पर जाकर के ध्यान रखना ये रेत जो है वो जमा होगी। अब जब रेत जमा होगी तो इस तरीके से एक आकृति, इस तरीके से रेत क्या करेगा? इसको ढक लेगा, और रेत इसको ढक लेगा। धीरे धीरे ये जो है पेड़ है वो पूरा का पूरा ढक जाएगा। तो ऐसी एक अर्धचंद्राकार प्रकार की आकृति का निर्माण हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? जिसको हम बरखान बोल सकते हैं, ठीक है ना। दूसरे नंबर का होगा बेटा अनुदैर्ध्य, 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 अनुदैर्ध्य। और अनुदैर्ध्य कौन सा बालू का स्तूप होता है? जो हवा के समानांतर बनता है, जो हवा के समानांतर बनता है, जो हवा के समानांतर बनता है, ठीक है ना जी, जो हवा के समानांतर बनता है। हवा के समानांतर बनना है का मतलब क्या है सर? आप समझाएं थोड़ा सा। देखो बरखान तो बहुत ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं, कई कई बार तो देखो ये लगभग जो है 30-40 मीटर तक ऊंचे टीले हो जाते हैं। ये चौड़े भी काफी सारे हो जाते हैं, याद रखना। तो ये बात आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एक जो हवा के समानांतर बनते हैं, सर कैसे बनते हैं थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। तो जैसे इधर से हवा चल रही है, ये हवा है दोस्तों, ठीक है ना, ये हवा चल रही है, ये हवा चल रही है इस प्रकार से, ये हवा है। और अगर बालू का स्तूप इस प्रकार से बने,
अगर बालू का स्तूप ऐसे बने हवा के समानांतरी, हवा के समानांतरी अगर बालू का स्तूप बने तो ये कौन से बालू का स्तूप है? अनुदैर्ध्य प्रकार के बालू का स्तूप है। सर आगे बात करते हैं नेक्स्ट। एक बालू का स्तूप होते हैं अनुप्रस्थ। सर अनुप्रस्थ होते हैं एक बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ। सर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कौन से होते हैं? तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होते हैं दोस्तों जो हवा को समानांतर ना होकर के हवा को समकोण पर काटते हैं। तो हवा को समकोण पर काटने वाले, हवा को किस पर काटने वाले? समकोण पर काटने वाले बालू का स्तूप, समकोण पर काटने वाले बालू का स्तूप। ठीक है जी, बालू का स्तूप ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये कहलाते हैं क्या? अनुप्रस्थ। सर हवा को कैसे समकोण पर काटेंगे? तो देखो दोस्तों, यहां से देखो इस तरीके से ये हवा चल रही है, ये हवा है दोस्तों, ठीक है ना, ये हवा है। और यहां पर इस प्रकार से जब हवा चले और बालू का स्तूप इसके, ध्यान रखना ऐसे बने विपरीत, यानी कि ये बालू का स्तूप, ये तो हो गई हवा और इधर हो गया ये बालू का स्तूप। तो ऐसे बालू का स्तूप जो हवा के समानांतर ना होकर के और हवा को समकोण पर काटते हो, 90 डिग्री के कोण पर काटते हो, तो उनको हम कहते हैं अनुप्रस्थ। अब सर बात आती है किसकी? पैराबोलिक की। एक बालू का स्तूप होते हैं पैराबोलिक। सर पैराबोलिक कौन से होते हैं? पैराबोलिक बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप होते हैं दोस्तों, ये बालू का स्तूप कौन से होते हैं? ऐसे बालू का स्तूप, ऐसे बालू का स्तूप, जी सर, ऐसे बालू का स्तूप जो, ऐसे बालू का स्तूप जो ध्यान रखना स्त्रियों यानी महिलाओं के, स्त्रियों के हेयर पिन, स्त्रियों के हेयर पिन के समान होते हैं, हेयर पिन के समान होते हैं। बोलो किसके समान होते हैं? स्त्रियों के हेयर पिन के समान होते हैं। उन्हें अपन क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें अपन कहते हैं पैराबोलिक बालू का स्तूप। सर स्त्रियों के हेयर पिन के समान होते हैं। सर कैसे होते हैं स्त्रियों के हेयर पिन के समान? ऐसे इस प्रकार के बनते हैं। तो स्त्रियों के या महिलाओं के जो हेयर पिन होती हैं, ऐसे बालू का स्तूप होते हैं पैराबोलिक। सर इसके अलावा भी बालू का स्तूपों के प्रकार हैं क्या? बिल्कुल हैं। जैसे नेटवर्क प्रकार के बालू का स्तूप है। हाँ सर, हेयर पिन के आकृति के समान। पूजा ने बिल्कुल बहुत सही कहा है, 90% जो है काट तक एक दूसरे को, बिल्कुल 90% एक दूसरे को, 90 कोण पर बोलो, परसेंट नहीं, कोण पर बोलो इसको बेटा, है ना, कोण पर बोलो ना कि परसेंट पर। तो सर पूछा क्या है कि पश्चिमी राजस्थान में बरखान बालू का स्तूप विनाशकारी माने जाते हैं। अब देखो दोस्तों, सर्वाधिक बालू का स्तूप, सर्वाधिक बालू का स्तूप, सर्वाधिक बालू का स्तूप, ठीक है जी, सर्वाधिक बालू का स्तूप कहां पर मिलेंगे आप लोगों को? जैसलमेर में मिलेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सभी प्रकार के बालू का स्तूप, तो सभी प्रकार के बालू का स्तूप, सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहां मिलेंगे? तो आप लोग बताओगे सभी प्रकार के बालू का स्तूप मिलेंगे जोधपुर में। बोलो कहां पर मिलेंगे? जोधपुर में मिलेंगे। ठीक है जी। सर बालू का स्तूप के बारे में आप ये भी थोड़ा सा जान लो कि राजस्थान जो है ना दोस्तों, राजस्थान के भौतिक प्रदेश जो हैं, है ना, राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं, भौतिक प्रदेशों की अगर हम लोग बात करेंगे तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश 4 भागों में बांटे जाते हैं। सर 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग रहेगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पहला भाग रहेगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दोस्तों कौन सा? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। जी सर, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश रहेगा पहले नंबर का। ठीक है जी। हाँ, दूसरे नंबर का रहेगा दोस्तों अरावली पर्वतीय प्रदेश। बोलो कौन सा रहेगा? अरावली पर्वतीय प्रदेश रहेगा। जी सर, ये भी बात हमको समझ में आई। तीसरे नंबर का रहेगा दोस्तों, तीसरे नंबर का रहेगा कौन सा? पूर्वी मैदान। तीसरे नंबर का पूर्वी मैदान रहेगा। और चौथे नंबर का रहेगा दोस्तों हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। यहां पर अगर हम थोड़ा सा देखें तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है, अगर इसमें क्षेत्रफल की आप लोग बात करो तो क्षेत्रफल इसका कितना है? तो यहां ले लेते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसका कितना है? 61.11% है।
अरावली पर्वतीय प्रदेश, ध्यान रखना, इसका क्षेत्रफल लगभग जो रहेगा वो 9.3% के अप्रोक्स रहेगा। पूर्वी मैदान का जो क्षेत्रफल है लगभग 23.03% रहेगा। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का लगभग 0.89% रहेगा। लगभग यहां पर लिख देता हूं लगभग, ठीक है जी, यानी लगभग 7% अप्रोक्स, ठीक है ना। हाँ, लेकिन दोस्तों पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जनसंख्या कितनी पाई जाती है? जनसंख्या की बात करें, यहां पर 40% जनसंख्या है अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना की 2011 की जनगणना के अनुसार। अरावली पर्वतीय प्रदेश में जो जनसंख्या है वो कितनी है? मात्र 10% है। पूर्वी मैदान में जनसंख्या है वो लगभग 39% है। और यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में लगभग 11% जनसंख्या है। तो 11, 39, 50 हो गया, और इधर 10 और 40 कितना हो गया? 50। तो ये टोटल कितनी हो गई? 100। अब आपसे कल को ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भैया क्षेत्रफल में सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो आप बोलेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन है? तो आप बोलेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। आपसे इस तरीके से पूछे कि भैया जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा है? तो आप बोलेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जनसंख्या में सबसे छोटा कौन सा है? तो अरावली पर्वतीय प्रदेश। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सर और बताओ थोड़ा सा। ये देखो टेथिस सागर का अवशेष है, टेथिस सागर का अवशेष है दोस्तों, ये टेथिस सागर का अवशेष है। ये जबकि गोंडवाना लैंड का अवशेष है, गोंडवाना लैंड, ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। वहीं अगर बात करते हैं तो ये टेथिस सागर का अवशेष है, टेथिस सागर का अवशेष है। वहीं अगर बात करते हैं तो ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। बोलो किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है, ठीक है जी। आगे देखो नेक्स्ट। सर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है इसको हम दो भागों में बांटेंगे सर इसको हम दो भागों में बांटेंगे सर। पहले नंबर का हो जाएगा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और दूसरा हो जाएगा दोस्तों अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश हो जाएगा, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। एक हो जाएगा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, एक हो जाएगा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, है ना। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में जो बरसात होती है वो लगभग 0 से 25 सेंटीमीटर तक होती है, और इसको हम 0 से लेकर के और 250 मिलीमीटर वर्षा भी कह सकते हैं। और अर्ध शुष्क में जो होती है दोस्तों ये कितनी होती है? 250 मिलीमीटर से 500 मिलीमीटर तक, यानी कि 25 सेंटीमीटर से लेकर के और 50 सेंटीमीटर तक। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल बात समझ में आई सर। अर्ध शुष्क में अगर हम थोड़ा सा देखें तो अर्ध शुष्क और शुष्क, तो शुष्क को आगे चल के हम फिर से दो भागों में बांटेंगे। एक तो रहेगा बेटा बालू का स्तूप, एक तो रहेगा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। युक्त का मतलब होता है जिसमें बालू का स्तूप पाए जाते हैं, और एक रहेगा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, है ना। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, मुक्त प्रदेश का मतलब है जिसमें बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। सर बालू का स्तूप पाए जाते हैं वह तो युक्त हो गया, बालू का स्तूप जिसमें नहीं पाए जाते हैं वो मुक्त हो गया। और मुक्त में आते हैं दोस्तों रैग, हम्मादा और इर्ग। इसके बारे में आगे मैं चर्चा करूंगा, याद रखना। और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में आते हैं बरखान हो गया, जैसे अनुप्रस्थ हो गया, अनुदैर्ध्य हो गया, है ना, पैराबोलिक हो गया। इसी प्रकार से अगर बात करेंगे हम लोग नेटवर्क हो गया। इस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं इस वाले भाग में। यानी इसमें तो बालू का स्तूप जो है दोस्तों वो पाए जाते हैं, और इस वाले में नहीं पाए जाते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। सर अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में बता दो। अरावली पर्वतीय प्रदेश को तीन भागों में बांट सकते हैं अपन। उत्तरी अरावली, एक तो हो गया उत्तरी अरावली, एक हो गया दोस्तों ध्यान रखना कौन सी? मध्यवर्ती अरावली। तो जब हम अरावली की बात करेंगे तब विस्तार पूर्वक चर्चा भी करेंगे अपन मध्यवर्ती अरावली। और एक हो गया दोस्तों नेक्स्ट दक्षिणी अरावली। बोलो कौन सा हो गया? दक्षिणी अरावली हो गया जी सर। उत्तरी अरावली सामर झील से ऊपर ऊपर का क्षेत्र जो दिल्ली तक फैला है, रायसेन की पहाड़ी तक, वो कहलाएगा उत्तरी अरावली।
और राजसमंद का जो देवगढ़ नामक स्थान है वहां से लेकर सामर झील के बीच का जो स्थान है वो कहलाएगा मध्यवर्ती अरावली। और देवगढ़ राजसमंद से जो नीचे का क्षेत्र है जो कि गुजरात तक फैला है, अरब सागर तक फैला है वो दक्षिणी अरावली कहलाएगा। दक्षिणी अरावली ही सबसे ज्यादा चौड़ी होगी, सबसे ज्यादा ऊंची होगी, सबसे ज्यादा कटी फटी होगी, जबकि मध्यवर्ती अरावली सबसे कम चौड़ी, सबसे कम ऊंची और सबसे कम कटी फटी है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। पूर्वी मैदान को नदियों के आधार पर कई भागों में बांटा जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक हो जाएगा आपका माही का मैदान, माही का मैदान हो जाएगा दोस्तों, जिसको अपन कांठल का, छप्पन का, ये इन मैदानों में बांटते हैं इसी मैदान को। ऐसा प्रश्न एक परीक्षा में पूछा गया जो 13 जून 2025 को हुई थी, जिसका नाम था वेटनरी का एग्जाम, LSA का एग्जाम। सर एक मैदान हो जाएगा यहाँ पर बनास का मैदान, बनास का मैदान हो जाएगा। एक मैदान हो जाएगा सर यहाँ पर चंबल का मैदान, यहाँ पर चंबल का मैदान हो जाएगा दोस्तों, चंबल का मैदान। और एक मैदान यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों बाणगंगा का मैदान, बाणगंगा का मैदान। ठीक है जी, बाणगंगा का मैदान। सर अभी थोड़ा सा आप कुछ मिस कर रहे हैं। मिस क्या कर रहे हैं? अर्ध शुष्क की तो हमने बात ही नहीं की थी भैया, शुष्क मरुस्थल की बात हो गई और अर्ध शुष्क की बात नहीं की। तो अर्ध शुष्क की भी बात कर लेते हैं। अर्ध शुष्क मरुस्थल को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। गग्गर यानी नाली का मैदान, गग्गर यानी नाली का मैदान बांट सकते हैं पहला। दूसरा शेखावाटी या बांगर प्रदेश, कौन सा दोस्तों? शेखावाटी या बांगर प्रदेश में बांट सकते हैं, शेखावाटी या बांगर प्रदेश में बांट सकते हैं। तीसरे नंबर का रहेगा नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि या कुबड़ पट्टी में बांट सकते हैं, नागौरी उच्च भूमि या कुबड़ पट्टी में बांट सकते हैं, कुबड़ पट्टी में बांट सकते हैं। और एक आपका चौथे नंबर का रहेगा गौड़बाड़ प्रदेश, गौड़बाड़ प्रदेश, जिसको हम बांट सकते हैं लूनी बेसिन प्रदेश में। अरे किस में बांट सकते हैं? लूनी बेसिन प्रदेश में, लूनी बेसिन प्रदेश में बांट सकते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको लोनी बेसिन प्रदेश या गौड़बाड़ प्रदेश में बांट सकते हैं। ये थोड़ा सा डिवीजन था, थोड़ा सा आपका जो है क्लासिफिकेशन था। सर प्रश्न ये था अपना, प्रश्न पर वापस आते हैं। ये अर्धचंद्राकार स्तूप है और अत्यधिक गतिशील होते रहते हैं, जिससे मरुस्थलीकरण तीव्र होता है। बिल्कुल अर्धचंद्राकार स्तूप हैं, गतिशील होते रहते हैं। अब जितना ये भगेंगे, जितना ये जाएंगे, तो सीधी सी बात है जितना ये गतिशील होंगे मरुस्थल उतना ही बढ़ेगा। खास तौर पर ये जो कृषि है ना दोस्तों, खास तौर पर कृषि, और ये कृषि भूमि को ढक लेते हैं दोस्तों, खास तौर पर कृषि भूमि को ढक लेते, खराब कर देते हैं। तो यहाँ पर सर क्या लगा के डालेंगे अपने? यहाँ पर क्योंकि लगा के देख लेते हैं और फिर देख लेते हैं व्याख्या करता है कि नहीं करता है। सर देखो सुनो, क्या प्रश्न कह रहा था कि कथन ए में पश्चिमी राजस्थान में बरखान बालू का स्तूप विनाशकारी माने जाते हैं। सही है सर, विनाश करते हैं, कृषि भूमि तक को ढक लेते हैं, विनाशकारी माने जाते हैं। ये अर्धचंद्राकार स्तूप, क्योंकि ये अर्धचंद्राकार स्तूप अत्यधिक गतिशील होते हैं इसलिए विनाशकारी माने जाते हैं, जिससे मरुस्थलीकरण तीव्र होता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है और व्याख्या सही है दोस्तों। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, आपको 5 से 6,000, 7,000, 8,000 क्वेश्चन हम लोग करवाने वाले हैं। अगर इतने सारे क्वेश्चनों की आप लोग जो है यहाँ पर क्लास देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो कथन कारण वाले प्रश्न हैं, आप लोगों के मिलान वाले प्रश्न हैं, है ना, बहुत ही कम गलत होंगे। परंतु आपको इसके साथ में जुड़ना पड़ेगा, ऐसा बैच जो है आप लोगों को लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है ना। और डेमो क्लासेज भी हम लोगों ने डाल रखी हैं, डेमो क्लासेज भी आप लोग देख सकते हो। अब देखो यूट्यूब पर भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन की क्लास डाल दी जाएगी। 151 रुपए में अब ये बैच मिल रहा है। हो सकता है कि इसकी प्राइस बढ़ करके 499 हो जाए, ठीक है ना भाई। लगभग 1000 से भी अधिक विद्यार्थियों ने ये बैच जो है वो परचेज कर लिया है, संख्या में आप खूब देख ही सकते हो। सर आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है सर बताओ? लाठी सीरीज, लाठी सीरीज के बारे में बात करना बनता है सर। सर कहां पर है लाठी सीरीज? जैसलमेर में है सर, जैसलमेर में। पहला प्रश्न तो ये आपको याद रखना है
कि लाठी सीरीज कहां पर है, जैसलमेर में। दूसरा आपको याद करना है, लाठी सीरीज कह दो, लाठी श्रृंखला कह दो, यह एक भूगर्भीय जल पट्टी है। भूगर्भीय जल पट्टी है दोस्तों, भूगर्भीय जल पट्टी है। पूरे मरुस्थल में आप देखोगे 2-2, 3-3 सौ फीट तक, ध्यान रखना, 2-2, 300, 400 फीट तक पानी नहीं है पूरे मरुस्थल में। और आप जब ये भूगर्भीय जल पट्टी को देखते हैं, आप जब लाठी सीरीज को देखते हैं, तो आप पाते हैं कि बहुत ही ऊपर, ध्यान रखना, बहुत ही ऊपर यहाँ पर जो है वो जल स्रोत है। इसका पता कैसे लगा सर? इस पर आज भी जो काजरी संस्थान वो आज भी रिसर्च कर रहा है ना। काजरी संस्थान को क्योंकि 1959 में जोधपुर में स्थापित इसलिए किया गया था कि वो मरुस्थल के विस्तार को रोक पाए, मरुस्थल के विस्तार को कम करने का प्रयास करे, वो कारण ढूंढे। तो दोस्तों काजरी संस्थान ने स्पष्ट किया है कि यहाँ कोई निश्चित जल स्रोत है, नहीं तो आप लोग देखोगे वहां मरुस्थलीय क्षेत्र को, मरुस्थलीय क्षेत्र में 300-300, 400-400 फीट तक पानी नहीं है नीचे। और यहाँ पर देखो कितनी हरी घास जो है यहाँ पर उगती है, कितनी हरी घास है। इसका मतलब कोई जल का स्रोत तो यहाँ पर जो है कनेक्ट है। बिल्कुल सर। लाठी सीरीज की बात करते हैं हम, तो लाठी सीरीज में न केवल सेवन घास पाई जाती है, अंजन घास भी पाई जाती है सर, लीलन घास भी पाई जाती है, लीलन घोड़ी का नाम भी है एक, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर करण घास भी पाई जाती है, सेवन, अंजन, लीलन, है ना, करण। एक आप बात करेंगे तो धामण, धामण घास भी यहाँ पर पाई जाती है दोस्तों। कौन सी घास? धामण घास भी यहाँ पर पाई जाती है। और मीठे जल की उपस्थिति के कारण ये घास उगती है। सेवन घास जो है वो तो मीठे जल की उपस्थिति के कारण है, मीठे जल की उपस्थिति के कारण, मीठे जल की उपस्थिति के कारण, ठीक है ना, उपस्थिति के कारण है ये सेवन घास। बहुत ही पौष्टिक घास होती है दोस्तों। तो लाठी सीरीज, क्या प्रश्न कहा है? लाठी सीरीज क्षेत्र में सेवन घास प्रचुरता से उगती है, यानी खूब उगती है। बिल्कुल सर, खूब उगती है ना। घास भी कई होती हैं दोस्तों, जैसे एक घास होती है जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो होता है ना दोस्तों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है उसमें घास पाई जाती है एंचा, एंचा घास पाई जाती है दोस्तों। एंचा घास जो है ना, ये एक जानलेवा घास है, इसमें पक्षियों के पैर तक अटक जाते हैं एंचा घास में। सर एक बात और ध्यान रखना, एक घास है दोस्तों खसखस, खस घास है एक, खसखस घास जो है इत्र बनता है, इससे इत्र बनता है। अरे क्या बनता है? इत्र, सेंट बनता है। ये टोंक में ये मिलती है, भरतपुर में ये मिलती है, सवाई माधोपुर में ये मिलती है। इन क्षेत्रों में ये घास पाई जाती है, खसखस। कौन सी? खसखस। आप जो सड़कों के किनारे आम घास देखते हो उसको हम गाजर घास या कांग्रेस घास या अमेरिकन घास कहते हैं दोस्तों। एक घास होती है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, बांस, सबसे लंबी घास, सबसे लंबी घास, सबसे लंबी घास है दोस्तों, सबसे लंबी घास है। और बांस कहां पर है? बांसवाड़ा में, बांस सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में। और ऐसे कहते हैं आदिवासियों का हरा सोना, आदिवासियों का हरा सोना कहेंगे इसको, खरा नहीं हरा सोना कहेंगे आदिवासियों का। सर दूसरा क्या है? ये जैसलमेर में पोखरण और मोहनगढ़ तक एक भूगर्भीय जल पट्टी है, जो मैंने अभी आपको बताया है। तो क्या लगा के देख लेंगे सर? लाठी सीरीज जुरासिक काल का अवशेष है, जुरासिक काल का अवशेष ओकलवुड फॉसिल पार्क है, ध्यान रखना। तो सर लाठी क्षेत्र में सेवन घास प्रचुरता से पाई जाती है, ठीक है ना। और लगा के देख लो, और लगा के देख लो, अगर क्योंकि नहीं बैठे तो और लगा के देख लो। लाठी सीरीज में सेवन घास प्रचुरता से उगती है, और यह जैसलमेर के पोखरण से मोहनगढ़ तक एक भूगर्भीय जल पट्टी है। भूगर्भीय जल पट्टी है, यानी यहाँ भूगर्भीय जल पट्टी का मतलब यहाँ जल है, इसलिए यहाँ घास उगती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि व्याख्या भी सही है और कथन और कारण भी सही है। आंसर इसमें रह जाएगा ए आंसर। मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न में आपको कोई दिक्कत होगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कथन ए, अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्वगामी विस्तार को रोकती है। इसका मतलब पूर्वगामी विस्तार को रोकती है,
इसका मतलब क्या अरावली पर्वतमाला का दक्षिण में विस्तार नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है, लेकिन फिर भी यहां बात किसकी करी है? पूर्वगामी की करी है। सर इसका मतलब ये किसको बता रहा है? दिशा को बता रहा है, दिशा को बता रहा है। अगला प्रश्न देखो यहां पर, कारण अरावली की अवस्थिति दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। यानी कैसे है दोस्तों, मैंने आपको बताया था, ये देखो इधर की तरफ तो है उत्तर, इधर की तरफ तो है उत्तर, ये हो गया दोस्तों पश्चिम, ये हो गया दोस्तों पूर्व, ये हो गया दोस्तों दक्षिण, और ये विस्तार किधर से किधर की तरफ बता रहा है? ये विस्तार बता रहा है ऐसे। ये है अरावली, और अरावली का दोस्तों विस्तार है किधर की तरफ? ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो जो मरुस्थल है ना, मरुस्थल, मरुस्थल की अगर बात करेंगे, मरुस्थल का विस्तार अगर इधर की तरफ हो रहा है तो इस विस्तार को कौन रोक रहा है दोस्तों? अरावली रोक रही है। इसे महान अवरोधक पर्वत भी कहा जाता है, जो अरावली है ना उसे उसके द्वारा मरुस्थल के विस्तार को रोका जाता है। महान अवरोधक पर्वत भी है ये। जी सर, क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन सर यहां पर देखो, सुनो, यहां पर दिशा को बता रहा है कि पूर्वगामी विस्तार को रोकती है। क्या आप ये बताएं, अरावली की इस प्रकार से अवस्थिति है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, तो अरावली यहां तक है। कल को अगर मान लो ये मरुस्थल का जो भाग है इधर की तरफ अगर फैलेगा, तो ये तो अरावली से ऊपर की तरफ मरुस्थल को फैला सकता है। तो इसका मतलब यहां पर ये दिशा को बता रहा है, ये केवल दिशा को बता रहा है, ये दिशा को बता रहा है, और जबकि ये अरावली की स्थिति को बता रहा है। दूसरा पॉइंट, और दिशा और स्थिति जो है दोस्तों ये दोनों अलग अलग हैं, तो कथन और कारण तो दोनों सही हो जाएंगे, लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं होगी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी आंसर बनेगा। ए नहीं बनेगा जसवंत, बी आंसर बनेगा। क्यों बनेगा सर बी आंसर? क्योंकि जो दिशा है दोस्तों, वो दिशा है वो पहले स्टेटमेंट में है, दूसरे स्टेटमेंट में स्थिति है। बोलो हाँ या ना? और यहां पर स्पष्ट फोकस किया गया है दिशा पर, आप देख लो, पूर्वगामी विस्तार को रोकती है ना। आया हुआ प्रश्न है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दावलियों को उनके अर्थ से सुमेलित कीजिए। बिल्कुल करेंगे सर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने रन और टाट बताए थे आपको, है ना। खारे पानी की अस्थायी झीलें, है ना, खारे पानी की अस्थायी झीलें, खारे पानी की अस्थायी झीलें हैं, ये क्या कहलाएंगी? रन या टाट। सर्वाधिक रन कहां पर हैं? डायरेक्टली प्रश्न पूछेगा। सर्वाधिक रन आप बोलोगे जैसलमेर में है सर, जैसलमेर में। सर जैसलमेर में रन कौन कौन से हैं? जैसे एक रन है पोखरण, एक है पोखरण, जैसे एक रन है कनौड़, जैसे एक रन है भाकरी, एक है भाकरी, जैसे एक रन है बरमसर। बोलो कौन सा है? बरमसर। सर एक रन है बाप रण। बाप रण कहां पर है? वर्तमान में। पहले तो था दोस्तों, ध्यान रखें, जोधपुर में, पहले जोधपुर में था, अब दोस्तों है फलोदी में। अब फलोदी में है बाप रण, क्योंकि बाप तहसील कहां पर है? फलोदी में है। आप लोग चाहो तो सर्च करके देख सकते हो, बाप तहसील कहां पर है? फलोदी में है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो बाप रण कहां होगा? फलोदी में। एक रण है दोस्तों, ध्यान रखना, थोब रण। थोब रण की बात करते हैं तो बाड़मेर में है। एक रण है दोस्तों ताल छापर, ताल छापर है, और एक है परिहारा। ताल छापर और परिहारा, ये दोनों जो रण हैं ये कहां पर स्थित हैं? चूरू में स्थित हैं। तो सर इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही है, पहला सुमेलित है। खड़ीन या खड़ीन, खड़ीन या खड़ीन क्या है? खड़ीन जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? खड़ीन कहते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दोनों बात याद रखनी है, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाती है और दूसरी बात जैसलमेर में की जाती है। कौन सी कृषि? मुख्य रूप से खड़ीन। दरियन क्या है? गतिशील बालू का स्तूप होता है दरियन, ये भी सही बात है। थली क्या है? मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग।
जो बीकानेर और आपके चूरू क्षेत्र हैं वहां पर ऊपर उठा हुआ भाग है। भैया ऊपर उठा हुआ भाग है तभी तो लूनी उधर की तरफ नहीं बहती, इधर की तरफ बहती है। इसका मतलब बीच में वो क्षेत्र ऊंचा है। अगर वो ऊंचा नहीं होता तो घग्गर नदी भी बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाती, वो भी साइड में क्यों जाती। तो वो बीच में ऊंचा उठा हुआ भाग है जिसको हम क्या कहते हैं, थली कहते हैं। इसका मतलब तो एक में एक हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 4। तो आंसर इसमें बन जाएगा डी आंसर। सबका डी आया क्या? 300 मीटर ऊंचा है। वेरी गुड साहब, 300 मीटर ऊंचा, 300 मीटर ऊंचा। कितना ऊंचा? 300 मीटर ऊंचा। ठीक है ना। तो ये बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, लगभग 300 मीटर ऊंचा। हाँ जी, क्लियर हुआ कि ये प्रश्न बताओ, फटाफट बताओ। अगले प्रश्न पर बात करेंगे। अगला प्रश्न देखो, बालूका स्तूपों के प्रकार दिए हुए हैं, अभी समझाए थे मैंने, और उनके क्षेत्रों को सुमेलित करना है सर। बालूका स्तूप और उनके प्रकारों को और उनके क्षेत्रों को। देखो सारे के सारे बालूका स्तूप क्लियर हो रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अब देखो एक ही प्रश्न में कितने सारे क्वेश्चन है। वन लाइनर क्वेश्चन तो कम से कम 10 बनेंगे, यहां से 10 से 15, है ना। कि ये बालूका स्तूप किन जिलों में पाए जाते हैं, ऐसे पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है कि कैसे होते हैं ये। तो ये बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, एक प्रश्न में ही 10-10 प्रश्न है। आप कह रहे थे ना पहले दिन, आपका सवाल ये था कि सर हम पूरी की पूरी ज्योग्राफी को कैसे क्लियर करेंगे, तो ऐसे क्लियर करेंगे। एक एक प्रश्न में 10-10 प्रश्न आपके शामिल है, देखो ठीक है। अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स जो है ये पवनों की दिशा के लंबवत, पवनों की दिशा के लंबवत, और कहां पाए जाते हैं ज्यादातर? बाड़मेर और जोधपुर में लंबवत। अनुदैर्ध्य ये पवनों की दिशा के समानांतर पाए जाते हैं, जो जैसलमेर में पाए जाते हैं। ये तो है लंबवत और ये समानांतर। पैराबोलिक होते हैं, संपूर्ण मरुस्थल में पेड़ों के सहारे बनते हैं। बिल्कुल सर, पेड़ों के सहारे बनते हैं पैराबोलिक, यानी कि ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। सीप जो होता है बरखान के निर्माण के दौरान दिशा परिवर्तन से होता है। बरखान का जब निर्माण होता है तब दिशा परिवर्तन जो होती है उससे सीप का निर्माण होता है। तो एक में एक सही है, दो में दो सही है, तीन में तीन सही है, चार में चार सही है। तो 1 2 3 4 आंसर इसका बन जाएगा क्या दोस्तों? ए आंसर। ए आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो पवन की दिशा और अवरोध के आधार पर ये बालूका स्तूपों के प्रकार है। राजस्थान के बालूका स्तूपों को, राजस्थान के बालूका स्तूपों को पवन की दिशा व अवरोधों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है जी। जिसमें अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, पैराबोलिक, सीप, नेटवर्क, ठीक है, बरखान, ये सब इसके प्रकार हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश के उप विभागों और समवर्षा रेखा को सम्मिलित करें। बिल्कुल करेंगे। मरुस्थलीय प्रदेश को देखो ऐसे समझे, कुछ आप ऐसे समझे मरुस्थलीय प्रदेश को तो बहुत बेहतर समझ में आएगा दोस्तों, बहुत बेहतर समझ में आएगा। देखो अगर मरुस्थलीय प्रदेश को आप ऐसे समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर देखो, हाँ जी, ठीक है जी। यहां पर बात करेंगे नेक्स्ट, ये हो जाएगा पूरा का भाग अरावली पर्वतीय प्रदेश।
अरावली पर्वतीय प्रदेश। और इधर वाला भाग जो है, यहां आप समझना थोड़ा सा, ये एक भाग है। ये दूसरा भाग है। सर बताओ थोड़ा सा, ये पूरा का पूरा क्या है दोस्तों, इधर देखो, ये पूरा का पूरा है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। जी सर। जिसमें से ये वाला भाग जो है, जिसमें से ये वाला भाग कहलाएगा शुष्क, और यहां वर्षा होगी 0 से 25 सेंटीमीटर। और ये वाला भाग जो कहलाएगा, ये कहलाएगा अर्ध शुष्क, ये कहलाएगा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और जहां बरसात होगी 25 से 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब तो ये होगा सर, इसका मतलब तो ये होगा कि शुष्क और अर्ध शुष्क को जो रेखा विभाजित करेगी, वो ये वाली रेखा विभाजित करेगी। और ये वाली जो रेखा है दोस्तों, ये वाली जो रेखा है, ये कौन सी है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ठीक है ना। समवर्षा का मतलब होता है मानचित्र पर दो समान मानों को मिलाने वाली रेखा। तो देखो, ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, जबकि यहां अरावली के इधर की तरफ, ये अरावली है ना, अरावली के इधर की तरफ यहां है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और वैसे भी अरावली के इधर यानी मरुस्थल के इधर वाला क्षेत्र, ये वाला पूरा अरावली भी इंक्लूड है, जिसमें ये तो कहलाएगा आर्द्र, और इधर वाला कहलाएगा पूरा शुष्क। तो ये देखो, राजस्थान को दो जलवायु प्रदेशों में बांटती है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ठीक है ना। इधर वाला क्षेत्र शुष्क और इधर वाला आर्द्र। अब देखो, शुष्क के भी दो भाग हैं, एक शुष्क और एक अर्ध शुष्क। तो शुष्क और अर्ध शुष्क को बांटती है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। सर जी, सिरोही अरावली के पश्चिम में है, लेकिन मरुस्थल जिले में आता है। एक बार इसको एक्सप्लेन करो। मरुस्थल में नहीं आता सिरोही। सिरोही जिला मरुस्थलीय जिलों में नहीं आता है, मरुस्थलीय जिलों में शामिल नहीं है। कृषि विभाग के अनुसार स्पष्ट है, राजस्थान के पहले 12 जिले मरुस्थलीय प्रदेश में शामिल थे, है ना। गंगानगर, एक आपका हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, एक सीकर, झुंझुनू, इसके अलावा आपका नागौर, इसके अलावा जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालौर, ये जिले थे। लेकिन अब दोस्तों, बाड़मेर से बालोतरा बन गया, जोधपुर से फलौदी बन गया 2, और नागौर से डेढ़वाना कुचामन बन गया। तो 3 जिले और बढ़ा लो, अब 15 जिले हैं। क्या सिरोही आता था क्या सर? बिल्कुल नहीं। वैसे अरावली के इधर की तरफ है सिरोही, यानी अरावली की तलहटी में है एक तरीके से, तो वो मरुस्थलीय जिले में शामिल नहीं है ना। अकॉर्डिंग टू कृषि डिपार्टमेंट, अपन उसमें कुछ नहीं कर सकते, आया हुआ प्रश्न है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? ऐसा पूछ लिया करो अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो। अच्छा ये बताओ, क्लास में मजा आया है कि नहीं आया है? क्लास में इंटरेस्ट आया है कि नहीं आया? फटाफट बताओ। तो दोस्तों, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से पूरा का पूरा हो गया। अब शुष्क को दो भागों में बांटेंगे। पोखरण और मोहनगढ़ के आसपास यहां पर तो पाया जाता है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, और बाकी शुष्क के पूरे भाग में पाया जाता है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। वहीं अर्ध शुष्क को भी 4 भागों में बांटेंगे। ऊपर की तरफ घग्गर का मैदान है, इधर शेखावाटी प्रदेश है, यहाँ नागौरी उच्च भूमि है, और यहाँ गौड़बाड़ प्रदेश है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई?
ठीक है ना। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो सर आंसर बता दो, उस क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो दोस्तों आंसर है शुष्क रेतीला मरुस्थल, ठीक है ना। शुष्क रेतीला, शुष्क कह रहा है भैया, शुष्क तो 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होगी। अर्ध शुष्क यानी बांगर प्रदेश 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होगी, क्योंकि अर्ध शुष्क कह रहा है। अरावली प्रदेश में 50 सेंटीमीटर रेखा द्वारा मरुस्थल से अलग, मैंने बता दिया है, अभी बताया है, ये 50 सेंटीमीटर रेखा है, इससे मरुस्थल से अलग होता है अरावली। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, बिल्कुल सही बात है। भारत पाक सीमा पर 10 सेंटीमीटर रेखा। अब जब आप और इधर आ जाओगे, जब आप और इधर आ जाओगे तो यहाँ 0 से 25 सेंटीमीटर बरसात हो रही, तो यहाँ तो बेटे बिल्कुल ही कम बरसात हो रही है, तो यहाँ तो केवल 10 सेंटीमीटर बरसात होती है बच्चों, केवल कितनी? 10 सेंटीमीटर वर्षा। यानी ये वाला भाग तो क्या कहलाएगा? अति शुष्क जलवायु वाला भाग कहलाएगा। इसका मतलब ये चारों मिलान हैं, तो 1 में 1 सही, 2 में 2 सही, 3 में 3 सही, 4 में 4 सही। तो आंसर इसका जो बनेगा वो डी आंसर बनेगा। क्या बनेगा? डी आंसर। 1 2 3 4, 1 2 3 4, डी आंसर इसका राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों। कौन सा आंसर बन जाएगा? डी आंसर बन जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए आज का लास्ट का क्वेश्चन है, ये आज की क्लास का। फटाफट बता दो, है ना, फटाफट बता दो। दोबारा से फिर मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूं, अगर आपको बेहतरीन लेवल के प्रश्न चाहिए, अगर आप लेवल से पढ़ना चाहते हैं, अगर आप आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी बोर्ड, है ना, कि किसी भी पेपर को फोड़ना तोड़ना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारे साथ में जुड़ जाइए, क्योंकि हम लोग लेकर के आए हैं एक अभ्यास बैच। अभ्यास बैच में आपको कंप्लीट राजस्थान जीके करवाई जाएगी, जिसमें आप लोगों को बता दूं कि मैं, है ना, ज्योग्राफी जो करवाऊंगा वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा, यानी मोहन सर आपको करवाएंगे। जिसमें आप लोगों के कल्चर जो करवाएंगे, कल्चर का पोर्शन जो करवाएंगे वो दुर्गेश सर करवाएंगे, दुर्गेश सर। और दोस्तों जिसमें आप लोगों से हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, हिस्ट्री वाला पोर्शन जो करवाएंगे वो अभिषेक सर करवाएंगे। तो ये 3 टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं। और दोस्तों 6000 से भी अधिक, 6000 से भी अधिक, ठीक है ना, 6000 से भी अधिक आपको एमसीक्यूज मिलने वाले हैं दोस्तों, एमसीक्यू मिलने वाले हैं, व्याख्या सहित, विद व्याख्या, जिसमें आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसकी प्राइस केवल और केवल हम लोगों ने रखी है 151 रुपए। कितनी? 151 रुपए, है ना। तो फटाफट इसका आंसर दे देंगे, क्या आंसर बनेगा? हाँ जी आंसर दें। प्रकाश, गौड़वाड़ प्रदेश में आपको पता है कौन से आते हैं? इसको अपन लूनी बेसिन प्रदेश भी कहते हैं, लूनी बेसिन प्रदेश भी कहेंगे इसको, जहां जहां होकर के लूनी नदी बह रही है। तो इसमें पाली, जालोर, सिरोही लूनी बेसिन में आते हैं, ठीक है ना। पाली, जालोर और सिरोही। वैसे सिरोही का थोड़ा सा भाग आता है। सेकाबाटी यानी इसको कहते हैं बांगर प्रदेश, चोरू, सीकर, झुंझुनू आते हैं इसमें। नाली कहते हैं घग्गर के मैदान को, घग्गर का मैदान है, घग्गर का मैदान है, इसमें नाली आता है। हनुमानगढ़, गंगानगर है। बाप बोल्डर जोधपुर में चट्टाने हैं दोस्तों, ध्यान रखना। और कैसी चट्टाने हैं ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है ना। सर्पाकार चट्टाने हैं। M.A. हेरोन ने, है ना, मरुस्थलीय चट्टानों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। तो 1 में 1 सही हो जाएगा, 2 में 2 सही हो जाएगा, 3 में 3 सही हो जाएगा। आंसर बन जाएगा ए आंसर, आंसर बन जाएगा ए आंसर। बोलो कोई दिक्कत है क्या? बोलो कोई दिक्कत है क्या? कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और दोस्तों फिर कह रहा हूं कि आप हमारे साथ में अभ्यास बैच में जुड़ना ना भूलना, ठीक है ना। अपने दोस्तों को भी बताना, शेयर भी करना क्लास को, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस प्रकार की क्लास आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सभी को। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।